वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो इसमें मैं शॉर्ट में आपको मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा एंड दिस पॉइंट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमें टर्म समझनी होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हो आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर ले लिया हमने और इसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, और इसमें से चार्ज फ्लो कर रहे हैं। सपोज इसमें से पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें अगर क्यू चार्ज टी टाइम पे फ्लो कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो, टी टाइम पे इसमें से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो यूनिट टाइम पे कितने चार्ज फ्लो करेंगे, क्यू बाई टी। और जो चार्ज फ्लो का रेट है क्यू बाई टी, इसी को आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। तो आई का फॉर्मूला ये हो जाता है क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिफाइन करते हैं। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम बोलेंगे उस क्रॉस सेक्शन एरिया में आई करंट एग्जिस्ट करेगा, और वो आई करंट किसके इक्वल होगा, क्यू बाई टी के इक्वल हो जाएगा। और फॉर्मूले से आप यूनिट दे सकते हो, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, जिसको आप एम्पियर भी बोलते हैं। तो कूलम पर सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इसलिए है क्योंकि आप इसमें वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिक करंट रिजॉल्व नहीं कर सकते हो आप। जैसे मान लो ये वायर है, इसमें कोई करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये एक और वायर है, इसमें कोई करंट I2 फ्लो हो रहा है, फिर दोनों को ज्वाइन करके एक सिंगल वायर आगे गया, तो इसमें जो टोटल करंट होगा वो सीधे आप ऐड करके निकाल सकते हो। तो करंट का एल्जेब्रिक एडिशन होता है, करंट का वेक्टर एडिशन हम नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि ये जो टोटल करंट है I1 प्लस I2, ये सिर्फ I1 I2 पे डिपेंड कर रहा है, इनकी बीच के एंगल पे नहीं डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ इनको फॉलो नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला क्यू बाई टी लिखते हैं, करंट स्केलर होता है। और रीजन क्या है स्केलर होने का, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। जब हमें क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करने के लिए, तो दो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे। आपको हो सकता है एवरेज करंट पूछ रहे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है आपको इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहे होंगे। तो अगर मुझसे एवरेज करंट पूछेंगे तो मैं निकालूंगा आई एवरेज इज इक्वल टू किसी टोटल टाइम इंटरवल में क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने चार्ज फ्लो कर गए, तो वो एवरेज करंट होगा, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो चार्ज फ्लो कर गए, तो आई इंस्टेंटेनियस चाहिए अगर मुझे, तो मैं करूँगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये है फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्यू बाई टी, करंट स्केलर है, और दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। किसी टाइम इंटरवल में हमें करंट कैलकुलेट करना होगा तो वो एवरेज करंट होगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट एट अ
एट एन इंस्टेंट इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। आई एवरेज चाहिए तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो इसको समझ लीजिए। करंट डेंसिटी में, करंट डेंसिटी जो है ये किसी एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी। सेकेंड नंबर, ये डिफाइन होती है करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से जो करंट क्रॉस करता है उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा J इज इक्वल टू आई बाई ए। ये जो एरिया है ये करंट फ्लो के परपेंडिकुलर देते हैं, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ए शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। मान लो ये कंडक्टर है और ये अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, तो करंट हम यूनिट एरिया पे ले रहे हैं, मतलब एक स्मॉल पॉइंट के लिए डिफाइन हो जाती है करंट डेंसिटी। पूरे एरिया से आई करंट जा रहा है तो यूनिट एरिया से आई अपॉन ए, एरिया करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस केस में तो ए परपेंडिकुलर ए ही हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर ना हो एरिया, तो क्या करेंगे। सपोज ऐसी सिचुएशन है और हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और करंट ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, ये करंट की डायरेक्शन है। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये आपका एरिया है क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया वेक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा, जिसको आप वेक्टर ए बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ एंगल बन गया, एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो ए को रिजॉल्व कर दीजिए। ए ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यही ए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी, यही ए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। तो इस केस में आप जे को लिख सकते हैं आई अपॉन ए कॉस थीटा। फोर्थ नंबर पॉइंट, करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग आई, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हो जाती है। इसका यूनिट आप फॉर्मूले से ही दे सकते हो, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे और ध्यान रख सकते हैं, ये जो रिजल्ट है, ये वाला जो रिजल्ट है, इसमें देखो आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। और जे ए कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जे वेक्टर है ए वेक्टर है और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। तो मैं राइट साइड वाले रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए लिख सकता हूँ, जे ए कॉस थीटा को वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए लिख सकता हूँ। यहाँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और इनका जो आंसर आएगा वो स्केलर होता है। तो ये भी एक लॉजिक है करंट को स्केलर क्यों होता है, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है इसलिए करंट स्केलर है। करंट रिजॉल्व नहीं होता इसलिए करंट स्केलर है। करंट वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता इसलिए करंट स्केलर है। तो दिस इज योर सेकेंड टर्म, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन होती है, समझ लें क्या है पहले फिर डिफाइन करते हैं इसको। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पर, और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो जब ये मूव करेगा तो ये टक्कर होगी पॉजिटिव आयन से, फिर दूसरे से टकराएगा, फिर तीसरे से टकराएगा, तो ये ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ता है।
ऐसा कब होगा, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब होगा एक एंड को हायर पोटेंशियल पे किया, एक एंड को लोअर पोटेंशियल में किया, तो अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से वो एक डायरेक्शन पे जाना शुरू करते हैं, लेकिन ये कोलिजन करते हुए जाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलेंगे एवरेज velocity of electron inside the conductor on the application of electric field। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तब जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी कंडक्टर के अंदर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। दिस इज टर्म्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक और टर्म होगी जिसको आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जैसे ये कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव आयन है, तो इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ आगे बढ़ता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव से टकराएगा फिर टकराएगा, तो दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो आप, एवरेज वेलोसिटी with which free electrons move inside conductor under the effect of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से मूव करेंगे जब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी उसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका डेरिवेशन तो अपन नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन है, शॉर्ट में कर रहे हैं। आप इसको दिमाग में रखने के लिए ऐसा ध्यान रख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूं तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे रैंडम मोशन की तो वो जीरो होती है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ये E इंटू ई आ जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई और नीचे मास, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, टाइम मतलब यहाँ रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज इक्वल टू ई एम और टाउ। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसको टाउ से डिनोट कर रहे हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका ऑर्डर काफी कम होता है, ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज points about drift velocity, average constant velocity of free electron with which they move inside the conductor under the effect of electric field। फॉर्मूला आपको याद रखने का तरीका बता दिया मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रखो। u इनिशियल वेलोसिटी है रेंडम मोशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है तो रेंडम मोशन की एवरेज वेलोसिटी जीरो लेते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, तो चार्ज ई है डिवाइडेड बाय मास। टाइम की जगह रिलैक्सेशन टाइम आ गया। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये कुछ आगे चैप्टर में भी काम आता है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इज इक्वल टू एन ई ए वी टी, और एरिया को अपॉन में कर दो तो I बाई ए को J लिखा जा सकता है, तो J इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये रिलेशन होता है। इसको आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं, सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है,
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक एंड से दूसरे एंड तक कोलिजन करता हुआ जा रहा है, वाइब्रेट करता हुआ जा रहा है, और इसको टाइम लग रहा है टी। तो मैं वेलोसिटी बोलूँगा यहाँ पे एल बाय टी हो जाएगा। और हमने ले लिया कि इस कंडक्टर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन, यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पूरा वॉल्यूम हो जाएगा ए एल। तो ए एल वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एन ए एल हो जाएगा। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से टोटल चार्ज आप Q इज इक्वल टू एन ही लिख सकते हो। एन मतलब हमारा ये है, यहाँ पर देखो एन ए एल और ई लिख दिया। टाइम से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, Q बाई टी आई होता है। एन ए, ये एन है, ए और ई, एल बाई टी हो जाएगा वी टी। ये आपको रिलेशन मिल गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी टर्म और होती है, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी डिफाइन होती है, आप कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो दोनों एंड के अक्रॉस, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसी को हम ड्रिफ्टिंग बोलते हैं चार्जेस की। तो मोबिलिटी डिफाइन होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चार्जेस कितना ड्रिफ्ट होते हैं उसको मोबिलिटी बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और वी डी का भी हमने फॉर्मूला देखा था, ई ई अपॉन एम, रिलैक्सेशन टाइम और नीचे ई है, तो ये कैंसिल हो गया ई और ई। तो इसको आप लिख सकते हो ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम। तो देखो जो ड्रिफ्ट मोबिलिटी टर्म है म्यू, ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, ई और एम पे। ई तो और एम तो फिक्स हो गए इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी डिपेंड कर रही है रिलैक्सेशन टाइम के लिए। रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, रिलैक्सेशन टाइम कम है तो मोबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपल है, कई बार हमने सीखा भी है इसको। कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसमें से करंट फ्लो होता है। ओम्स स्टेट्स दैट if physical condition of conductor does not change, then current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across its end, or we can say V is proportional to I. V is equal to IR. R is termed as resistance. R यहाँ पर resistance हो जाएगा। अगर मेटल्स की बात करें हम, तो मेटल्स के लिए अगर वी आई ग्राफ प्लॉट करें आप, वी और आई ग्राफ प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, या V इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं। सो कंपेयर करें Y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो जो स्लोप होगा यहाँ पर वो रेजिस्टेंस देगा। स्लोप को आप टेन थीटा भी लिख सकते हो। तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। तो ऑल मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर फॉलो नहीं करेंगे ओम्स लॉ को, जैसे सेमी कंडक्टर होते हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो सेमी कंडक्टर से के लिए कुछ अलग ग्राफ आएगा, लीनियर नहीं नॉन लीनियर कर्व आता है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसको अपन नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। those type of conductors are called as non-ohmic, जैसे सेमी कंडक्टर्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
थोड़ा सा हम देख लें रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप ओम्स लॉ से दे सकते हो, R इज इक्वल टू V बाई आई। और सेकेंड नंबर पॉइंट, इसको आप डिराइव कर सकते हो ओम्स लॉ से, जो हमने दो रिलेशन देखा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, उन दो को यूज करके ये रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। कुछ ऐसा रिजल्ट आता है उसमें, R इज इक्वल टू M अपॉन N ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम और L बाय ए, ऐसा रिजल्ट आता है। तो R मतलब V और I का रेशियो होता है। तो R जो है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम रो से डिनोट करते हैं, रो L बाय ए। ये जो रो है, इस टर्म को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर पे। और इसी एक्सप्रेशन से आप ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और कंबाइन करके अपन मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो दिस इज सम पॉइंट्स अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं हम? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका कॉज क्या होता है रेजिस्टेंस का? कोलिजन्स। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, तो उनकी टक्कर होती है पॉजिटिव आयन से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है कंडक्टर के अंदर। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? देखो, रो के ऊपर, एल के ऊपर और ए के ऊपर। आर और रो में ध्यान रखना है, आर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये लेंथ के ऊपर भी करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी करेगा, रो के ऊपर, या इसको अपन बोले नेचर के ऊपर, तो करेगा ही करेगा। और क्योंकि रो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो आर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और आर का यूनिट आप फॉर्मूले से ही बता सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको ओम बोलते हैं, ये वाले साइन से डिनोट करते हैं। तो और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।